तो नमस्कार। आज फिर हम चालू करते हैं, ट्रांसफार्मर पे ही हैं। और कुछ भाइयों का कहना है कि जब भी मैं ट्रांसफार्मर का कर रहा हूँ तो ट्रांसफार्मर का ही और रेजिस्टेंस का, तो सुनिए मैं बता देता हूँ। बीच बीच में वो आ जाता है, तो ये ऐसा है ही, मतलब इस तरह से कि इधर से इसका छोर मिलेगा। तो ऐसे नहीं हम ट्रांसफार्मर लेकर के चले हैं, सिर्फ इंडक्टर की बात हो रही है, ठीक है। तो उसी के अनुसार अभी चल रहे हैं। एक बार इसे समझ लेंगे तो फिर आगे आसान हो जाएगा। और स्टेबलाइजर जो होता है वो कैसे काम करता है, उसके लिए वीडियो मैं बना रहा हूं। तो स्टेबलाइजर की सर्किट मैं नहीं डिजाइन करूंगा, अभी जो मैनुअली होता है किसी भी चीज को समझने के लिए सबसे पहले जो मैनुअल होता है, जो प्रारंभिक होता है, उसे समझना जरूरी होता है। जब एक बार उसे आप समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिक के लिए जो सर्किट डिजाइन होती है वो भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। क्योंकि मेन चीज तो ये है ये वर्क कैसे करता है, फिर अपने हिसाब से उसमें कुछ मॉडिफाई करके आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो चलिए, ट्रांसफार्मर का ये भी एक कोर ही है और एक कोर ऐसे भी आती है जो कि इस टाइप का है। ट्रांसफार्मर जो रहता है यही टाइप की मिलती है, जिसके अंदर ये बाइंडिंग होता है ऐसे, और दोनों तरफ से इस तरह से इसे इस तरह से होता है और इसके बीच में बाइंडिंग होती है। यही हमें मिलता है देखने को, यही बाइंडिंग मिलती है। लेकिन ये इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। चाहे तो इसमें भी आप बाइंडिंग करके काम चला सकते हैं, इसमें भी बाइंडिंग कर देंगे तो चलेगा, लेकिन वो स्पेस ही नहीं बचेगा। क्योंकि बीच में जो बाइंडिंग है वो स्पेस कैलकुलेशन से निकलता है। अगर बोलेंगे कि कैलकुलेशन आपको ट्रांसफार्मर बाइंडिंग करनी है तो उसका अलग रहेगा, क्योंकि इसमें हम उसको मिक्स करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। हम मिक्स नहीं करने वाले हैं, सिर्फ हम बताने वाले हैं कि कैसे ट्रांसफार्मर काम करता है। यहां पे वही कोड है। अगर हम इसको ऐसे इसमें से कुछ हिस्सा लेकर के ऐसे पलट देते हैं ऐसे, तो फिर ये यहां से फिर इस तरह से एक शेप बन जाएगा। हम इसमें लपेट वायर का टर्न्स देकर के कर सकते हैं, लेकिन नहीं, मैं इस पे ही करूंगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। यह भी एक ट्रांसफार्मर है जो कि वेरिएबल होता है, जो कि हम टर्न करते हैं, जिसे ड्रीमर भी बोलते हैं। तो ये ट्रांसफार्मर है और एक ड्रीमर नहीं होगा, सिर्फ राउंड होता है, मतलब गोल ट्रांसफार्मर भी बनता है, जो कि एम्पलीफायर में अभी पावर है, जो बड़े बड़े डीजे चलते हैं उनके अंदर इसका ही इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि अगर जो रियल में देखा जाए तो इतनी बड़ी साइज का हो जाता है हमारा ट्रांसफार्मर बनाएंगे तो, लेकिन ये वाले में कोर कम लगती है और क्वालिटी वही मिलती है, बल्कि उससे ज्यादा मिलती है। तो ज्यादातर चलन में ये वाला ट्रांसफार्मर स्पेस कम करने के लिए, अभी ये वर्टिकली में ऐसे बड़ा हो जाएगा, लेकिन उसको पतले में कर देते हैं। तो ये आसानी से, ये ज्यादा से ज्यादा 3 इंच 4 इंच तक ही होता है, लेकिन ये 6 इंच 8 इंच तक आता है ये। तो इसका ज्यादातर आप देखेंगे पावर जो बड़े बड़े स्टेबलाइजर होंगे 5 kV 10 kV 15 kV के, उसके अंदर ये बड़े ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल होगा। छोटे में ये वाले का केवी का मतलब ये स्टेबलाइजर की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे एम्पलीफायर की मैं बात कर रहा हूँ। एम्पलीफायर में जो डीसी के लिए चाहिए तो 35 वोल्ट और 35 का इस्तेमाल करते हैं, या 45 का इस्तेमाल करते हैं। अगर एम्पलीफायर की बात करेंगे, ऑडियो सिस्टम की बात करेंगे उसके लिए, तो ऑडियो सिस्टम में भी कुछ नहीं है, यहीं से निकलता है। वो भी आप सोचिए कि यहाँ से क्या क्या निकलता है, यही होता है बेसिक। और इसे अगर आप जानते हैं तो ये करने के बाद आपको लगेगा कि ऑडियो का काम करना है तो ऑडियो की तरफ जा सकते हैं,
और इधर आना है तो इस तरफ आएंगे। तो स्वाभाविक है कि आप इस तरह से जुटे हैं तो हमको इसी तरफ जाना है, लेकिन ये भी एक शाखा निकलती है यहीं से जो कि आगे बढ़ती है इलेक्ट्रॉनिक में। तो हम पहले देख लेते हैं कि कैसे काम करता है। हम पहले वीडियो में बता चुके हैं कि जैसे ये हमने टर्न्स दे दिए, तो यहां पे मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, सिर्फ समझने के हिसाब से मैं यहां पे आपको बता रहा हूं कि आप समझते रहेंगे तो आसानी से इसे कर सकते हैं या आप रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास आ जाता है तो आपको ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आप आसानी से कर लेंगे। चाहे तो मैं इस तरफ भी कर सकते हैं, यानी आप चाहें तो कर सकते हैं। तो चलिए ये 2 में समझ लेते हैं, नहीं तो 3 भी कर लेते हैं। चलिए ऐसे मैंने कर लिया, और यहाँ भी, क्योंकि अगर डायग्राम बनाने में लगे तो डायग्राम बनते ही रहेगा। इसमें जो होते हैं टर्न्स जब भी लगाए जाते हैं तो ये कोर के एरिया पे डिपेंड करता है। जो कोर का एरिया होता है, जो जिसे स्टॉक बोलते हैं, जब भी उसकी साइज बनाते हैं तो 1 इंच 2 इंच जितना बढ़ते जाता है स्टॉक, उतने कम चक्कर टर्न प्रति बोल्ट। ये बात तो नहीं है? नहीं, वो नहीं दिख रहा है, वो नहीं दिख रहा है यहाँ पे। हाँ ये साइड है ना? हाँ वो साइड है, कम है, लेकिन छोड़ो मैं यहीं पे कर लेता हूँ। यहाँ पे टर्न प्रति बोल्ट, ये क्या होता है कि एक चक्कर में कितने बोल्ट बनेंगे। तो जितना बड़ा ट्रांसफार्मर होता है उतने टर्न्स उसके कम हो जाते हैं। एक टर्न पे एक वोल्टेज भी बनता है एरिया के हिसाब से। जितना बड़ा ट्रांसफार्मर होगा उसकी एरिया जब ज्यादा हो जाएगी, कोर की एरिया की मैं बात कर रहा हूं, जो अभी इसको कट करेंगे, अगर मान लेते हैं हम कट किए तो इसका इंटरनली भाग मैं बता रहा हूं। अगर इस तरह से आपको दिखा, इसकी मैं बात कर रहा हूं, ये कोर एरिया हो गया, ये स्टॉक, ये कोर एरिया है। इसके ऊपर डिपेंड करेगा ये वाला। तो जितना ज्यादा रहेगा उतना टर्न प्रति बोल्ट अच्छा रहेगा। मतलब जो एक टर्न होंगे तो एक बोल्ट तैयार होने लगेगा। वैसे ही आप यहां पे समझ लीजिए कि अगर एक टर्न में एक वोल्टेज तैयार होते हैं, एक टर्न में एक वोल्ट, तो यहां पे मान लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चक्कर हो गए। ठीक है, अब हमने इसको मान लिया कि ये 1 टर्न में 1 वोल्ट बन रहे हैं, एक चक्कर में 1 वोल्ट बन रहे हैं। तो अब हो गया क्या कि जैसे ही आप इसमें देंगे, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है, एक चक्कर में 1 वोल्ट बनता है, लेकिन इसकी कोर पे डिपेंड करता है। मैं पहले वीडियो में बोल रहा हूं, फिर भी बोल रहा हूं कि एक कोर के ऊपर जो कोर लगी होती है उस कोर की क्वालिटी के ऊपर होता है। तो 5% 10% एक्स्ट्रा करते हैं। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर टर्न प्रति वोल्ट के हिसाब से करेंगे तो 1 वोल्ट एक्स्ट्रा कर देंगे, इसके लिए कि वो 10% जो लॉस होगा, यानी 1.2 वोल्ट 1.2 टर्न्स एक्स्ट्रा रखेंगे तो जाकर के बराबर आएगा। वैसे ही जब इस तरफ आते हैं, जो हमको आउटपुट लेना होता है, उसमें भी उतना ही परसेंटेज बढ़ा करके टर्न करते हैं। तो हमारा लॉस यहाँ पे हुआ, और यहां से उस लॉस को रिकवर करने के लिए टर्न्स को बढ़ा लेते हैं। तो यहां पे देखिए, मेन अभी है हमारा यहाँ पे समझने के लिए, तो जो वोल्टेज हम देंगे यहाँ पे 12 वोल्ट, अगर जो हमारे इसके ही सामान में जितना टर्न्स यहाँ पे है वही टर्न्स अगर यहाँ पे है, तो हम जो वोल्टेज देंगे, समझने के लिए मैं बोल रहा हूं, ऐसा नहीं वो परसेंटेज जो होता है वो कैलकुलेशन से ही निकलता है। तो यहाँ पे अगर हम 12 वोल्ट इनपुट किए एसी, तो यहां भी 12 वोल्ट एसी आउट होने लगेगा, यहां से आउट होगा। ठीक है, ये आउट होगा, ये हमने इन का बना दिया ऐसे।
हमने दिया 12 वोल्ट, यहाँ पे 12 वोल्ट, लेकिन एक चीज अभी यहीं पे सिंपल ट्रांसफार्मर बनता है जो हम लोग आइसोलेट के लिए बनाते हैं। तो 230 इनपुट देते हैं, 230 आउटपुट लेते हैं, इसका संबंध टूट जाता है। चलिए फिर ये देख लीजिए, अगर यहाँ पे 10 वोल्ट बनता है, जो चक्कर है वो हो सकता है 10 वोल्ट का, ऐसा नहीं है, गिनती अभी करने नहीं जाएंगे, तो 10 वोल्ट का ये होगा। ये अगर मान लेते हैं कि ये 6 वोल्ट का चक्कर होगा, तो यहाँ पे 6 वोल्ट बन रहा है। हमारे पास जो सोर्स है वो 12 वोल्ट एसी है, ठीक है। 12 वोल्ट एसी जब इसमें हम देंगे तो क्या करेंगे, अगर हमको ज्यादा वोल्टेज चाहिए तो हम यहाँ पे जो कॉमन है इसको हम कॉमन बना लेंगे एक को, ठीक है। ये कॉमन वोल्टेज हो गया, कॉमन पॉइंट यहाँ पे हमने ले लिया। हमने 12 वोल्ट यहाँ पे इनपुट देंगे और इस वाले पॉइंट को यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो ये 12 वोल्ट यहाँ पे पहले से ही है, और जो हमें इस्तेमाल करना है वो हम पॉइंट कॉमन से एक ले लेंगे और दूसरी पॉइंट यहाँ पे, यानी यहाँ एक मीटर रखेंगे और दूसरा यहाँ पे रखेंगे। तो 12 वोल्ट ये और 12 वोल्ट ये दोनों 24 वोल्ट हो जाएंगे। अगर आगे बढ़ करके इस पॉइंट को इसके साथ में ऐड कर देते हैं तो अब हमारा यहाँ पे जो पॉइंट निकल करके आएगा 34 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है, 34। और इसके बाद अगर इस पॉइंट को हम यहाँ पे ज्वाइंट कर दिए तो अब हमारा यहाँ पे कितना निकल के आएगा, 40 34, हाँ 40 वोल्ट हमको यहाँ पे मिलने लगेगा। ये होता है, ये बेसिक यही है। तो ये आप समझ गए। अब ये अगर हमको इस ट्रांसफार्मर को, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है, अगर जो इस पॉइंट को मैं ओपन कर देता हूं समझने के लिए, आप समझ जाइए यहां से। यदि इस पॉइंट को मैं इसमें ना जोड़ करके इस वाले के साथ में अगर जोड़ दूंगा तो यहां से फिर हम वोल्टेज को जब यहां पे चेक करेंगे तो मालूम है क्या मिलेगा, 12 वोल्ट माइनस 12 वोल्ट यानी 0 हो जाएगा, 0 वोल्ट मिलेगा, कोई वोल्टेज मिलेगा ही नहीं। ये भी करके आपको दिखाना होगा तो वो टेबल पे ही हो पाएगा। फिलहाल समझने के लिए आप देख लीजिए कि अगर ये टर्म को मैंने चेंज कर दिया, ये गलत मैं लगाया हूं क्योंकि दिख नहीं रहा है उस तरफ से, तो ये ऐसे, तो यहाँ पे 0 वोल्ट आएगा, 12 माइनस 12 हो जाएगा क्योंकि टर्म्स के रिवर्स में जा रहे हैं तो उतना लेस कर देगा। अगर जो इसी ट्रांसफार्मर से 12 वोल्ट है हमारे पास और जो छेड़ा यहां पे है ये वाला, तो अगर जो मैं इस छेड़े को उठाऊं और अगर यहां पे ज्वाइंट कर देता हूं और इस जगह से करूंगा तो 12 माइनस 6 बराबर 6 वोल्ट ही मिलेगा। अब हमें यहां पे 6 वोल्ट ही मिलेगा। ये तो हो गया नॉर्मली। दूसरा एक और इसमें देख लीजिए क्या हो सकता है। इसे देख लीजिए, इसको मैंने यहां पे ज्वाइंट कर दिया, इसे यहां पे ज्वाइंट कर दिया, ये भी मैंने यहां पे ज्वाइंट कर दिया और ये निकाल दिया यहां पे। यदि यहां पे 12 वोल्ट है, जब तक 12 वोल्ट आपके पास सोर्स है तो 12 वोल्ट आप इनपुट देंगे तो आपको 40 वोल्ट यहां पे मिल जाएगा। 40 वोल्ट एसी आपको मिलेगी, एसी, ठीक है। अब यहां पे यदि आपके पास 24 वोल्ट का सोर्स आ जाता है 24 वोल्ट के लिए, तो आपका ये कॉमन पॉइंट तो फिक्स रहेगी। इस जगह पे सप्लाई ना दे करके आप वापस उस सप्लाई को यहां पे कनेक्ट कर देते हैं और 24 वोल्ट अगर एसी देते हैं तो भी आपका 10 वोल्ट यहीं पे रहेगा। 24 वोल्ट आपके पहले ही है, वो टर्न्स के हिसाब से आपका टर्न वहीं पे है, आप कैलकुलेट करेंगे तो टर्न भी वहीं पे है। 24 वोल्ट के जगह पे आपने इसको ऐड कर दिया
तो भी आपका यही आएगा, बाकी सब जोड़ करके 40 वोल्ट ही आएंगे। दूसरा चीज देख लीजिए, यदि आपके पास 40 वोल्ट का सोर्स है तो आप एसी यहां पे दे दीजिए, इनपुट यहां पे आप कर दिए, ठीक है। कॉमन पॉइंट वहीं पे रहने दीजिए। अब कॉमन से आप जैसे ही चलेंगे, ये कॉमन पॉइंट से, ये आपका कॉमन पॉइंट फिक्स है, वोल्टेज के लिए मैं बोल रहा हूं। तो जब इस तरफ चलेंगे, यहां पे आपने 40 वोल्ट एसी दिया है, ठीक है, एसी तो लिखा ही हूं, हाँ एसी वोल्ट आपने दिया है। तो जब भी आप इस जगह पे चेक करेंगे, यानी इस पॉइंट पे, तो आपको 40 में से 6 माइनस करके ही मिलेगा। यहां पे अभी जब करेंगे तो आपका ये और ये माइनस होकर के यहां पे वोल्टेज मिलेगा। लास्ट में आप आ जाएंगे यहां पे तो आपको फिर 12 वोल्ट ही मिलेगा। यहां से इनपुट दिए, जो इनपुट हमने दिया 12 वोल्ट अगर यहां पे देंगे तो हमें यहां पे 40 वोल्ट मिलेगा। 40 वोल्ट एसी इनपुट करेंगे तो मिलेगा। कॉमन को याद रखिए। अब आ जाते हैं यहां पे जो स्टेबलाइजर होते हैं। हम पहले बात करेंगे मैनुअली, जो मैनुअली स्टेबलाइजर काम करता है, फिर ऑटोमेटिक पे बात करेंगे, और फिर ऑटोमेटिक की जो सर्किट बनती है वो कैसे काम करता है। तो ऐसा नहीं है कि वो सर्किट अलग से आती है, वही एनपीएम तो उसी से बनता है, ऐसा नहीं है रिले लगेगी और बाकी सब वही रहेगा। तो अभी तो रिले का हमने कॉन्सेप्ट बताया ही नहीं और ट्रांजिस्टर का बताया ही नहीं। तो इसके लिए अभी आप यहां पे समझ लीजिए कि ये ऐसे वर्क करता है। तो ये अगर आपके दिमाग में रहेगा तो जैसे ही वो सर्किट लाएंगे तो आपको आसान हो जाएगा। बस इसको आप याद रखिए, जो अभी मैंने बताया ऐसे ही काम करता है। अब यहां पे आ जाते हैं, वही चीज यहां भी रहता है। हमारी जो स्टेबलाइजर होती है उसका एक फिक्स वोल्टेज होता है। कहते हैं ना कि हमारे 90 वोल्ट का चाहिए, तो 90 वोल्ट प्लस 90 वोल्ट माइनस, यही रहता है ना। और क्या बोलते हैं, कितना वोल्ट का? 230 नहीं, वो नहीं, कितने वोल्ट का बोला जाता है ना कि 50 वोल्ट। 90 से लेके हाँ 300 वोल्ट तक, 90 से लेकर के 300 वोल्ट तक। तो उसमें होता क्या है, सेम ये चीज समझिए और यहां भी समझते रहिए उसी चीज को। यहां पे मैंने ट्रांसफार्मर का सिर्फ ये बाइंडिंग कर दिया है। ये प्राइमरी, अगर जो हमारा पावर ट्रांसफार्मर है जो हम इस्तेमाल करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारा प्राइमरी है और इसको हम बोल देंगे कि हमारा सेकेंडरी है। इसमें हमने 230 वोल्ट इनपुट दिया, तो जो भी टर्न्स होंगे उसके हिसाब से आएंगे। अगर इस तरह से लगा हुआ है, अगर यहाँ पे बीच में कट हो जाता है इस तरह से, तो ये होगा कि ये हम कह सकते हैं कि ये 12012 है, ठीक है, ये 12012 का है। यहां पे अगर मान लेते हैं तो ये 606 का है, कह सकते हैं कि ये ऐसा ट्रांसफार्मर है। तो है ना यहाँ पे। तो अब इसकी बाइंडिंग हम इसमें मिक्स करेंगे, यहां पे ये हो गया मिक्स, ये टर्मिनल यहां पे हो गया। अब इसको हम हटा देते हैं और इसे भी हटा देते हैं, क्योंकि ये खिचड़ी होता है एकदम बिल्कुल। प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग सब एक में मिली रहती है, होता तो है, लेकिन जब कंटिन्यू कनेक्टिविटी कर देंगे, इसके साथ में कनेक्ट कर देंगे, तो फिर बचा कहां पे, फिर तो खत्म हो गया ना। वैसे ही अब यहां पे देख लीजिए, 90 वोल्ट का हो, चाहे 150 हो, 200 हो, 400, जितने का भी ट्रांसफार्मर है। अब यहां पे आप समझिए, अगर 90 वोल्ट का बोला जाता है कि 90 वोल्ट से 230 चाहिए, ठीक है, तो 90 वोल्ट को हमने यहाँ पे 90 वोल्ट की पहली बाइंडिंग जो होगी 90 वोल्ट की होगी, ये होगा कॉमन हमारा, ठीक है, ये होगा कॉमन पॉइंट, यहाँ पे न्यूट्रल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, देख लो, लिखना बाद में। हम यहाँ पे 90 वोल्ट एसी दे रहे हैं, इसको याद रखिए, वही चीज यहां भी है। अब आप सोच रहे हो कि यहां से हटाने के लिए तो हमारे पास पहले हम ऑटोमेटिक की नहीं, हम मैनुअली की बात करेंगे। मैनुअली में एक रोटरी स्विच आता है,
खटकाता है, खटखट घुमाते हैं तो बढ़ जाता है। फिर उसमें एक स्विच आता है, टू वे स्विच, उसको दबा करके फिर घुमाते हैं तो कम होने लगता है। एक तरफ दबा करके रखते हैं तो वोल्टेज बढ़ता है। ठीक है, मैं ये किया हूं, मतलब मुझे स्टेबलाइजर का मैं बोला था पिछली वीडियो में भी, तो ये मैं किया हूं और खुद डिजाइन किया हूं, इसके लिए नहीं रट करके नहीं, क्योंकि ये सब सिस्टम में होना चाहिए। जब ये आप काम करेंगे तो खुद सिस्टम में हो जाएगा। फार्मूला थोड़ा अभी मेरे दिमाग से निकल रहा है, लेकिन कोर एरिया वगैरह जो है मैं अपना एक सेट किया था, उसी के अनुसार करता था, जबकि वही है, पुराना वाला ही कंसेप्ट है, मैं अपने हिसाब से नहीं सेट किया हूं और सेट भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतनी अपनी खोपड़ी नहीं चलने वाली है कि हम उनसे भी आगे निकल जाएंगे जो जिन्होंने आविष्कार किया था। क्योंकि हमारी खोपड़ी जो है 2% 3% ही यूज करती है और बाकी 95% तो खाली रहता है ना ब्रेन। और जो अच्छे लोग होते हैं, जो वैज्ञानिक लोग होते हैं, उनका 10% ही यूज होता है, 90% उनका भी खाली रहता है। यानी खोपड़ी ये यूज नहीं होती है, हार्ड डिस्क बिल्कुल खाली है। ठीक है, यानी मेमोरी बिल्कुल खाली रहती है, 5% यूज होता है। तो यहाँ पे हमने दे दिया। ठीक है, न्यूट्रल फेस अगर हम यहाँ पे देंगे 90 वोल्ट रहेगा उस समय। ठीक है, तो जब 90 वोल्ट रहेगा, अगर हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं 90 वोल्ट इस जगह पे, तो इसमें भी तो बनेगा ना वोल्टेज। तो जोड़ लो और उसको ले करके 230 पे आओ, यानी 90 में से 230 में से माइनस कर लो पहले। कितने? 90। उसको देखो 90 और प्लस 230, तो वो इसमें रखा जाता है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे आपने रख दिया 320। नहीं, मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट। यहाँ पे देखो 20 वोल्ट यहाँ पे मैंने रख दिया, 20 वोल्ट यहाँ पे रख दिया, 20 वोल्ट यहाँ पे, 20 वोल्ट यहाँ पे और 20 वोल्ट यहाँ पे। तो 20 वोल्ट यहाँ पे नहीं, यहाँ से शुरू होगा क्योंकि वाइंडिंग पहले में ही है। तो यहाँ पे 20 वोल्ट आएगा इसका, 20 वोल्ट हुआ यहाँ पे, 20 वोल्ट हुआ यहाँ पे, 20 वोल्ट हुआ यहाँ पे, 20 वोल्ट हुआ यहाँ पे। सही है। इस लूप के लिए ये वोल्टेज, इस लूप के लिए ये वोल्टेज, इस लूप के लिए ये वोल्टेज, इसके लिए ये। जबकि ऐसे नहीं होता है, मैं समझने के लिए कर रहा हूं। जब इसकी बाइंडिंग होती है तो पहला 20 रखा जाता है, फिर इसके बाद 40 रखते हैं। ठीक है, वो क्यों रखते हैं, अगर ज्यादा डीप में जाएंगे तभी समझ में आएगा, लेकिन ये समझने के कंसेप्ट से, क्योंकि आपके पास रिपेयरिंग करने के लिए ही आएगा। ऐसा नहीं है कि क्योंकि अपनी लाइन वो नहीं है, आप यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं ट्रांसफार्मर का नहीं, ये जानना जरूरी है। ये जानेंगे, अगर आपके टेबल पे आ गए तो ऐसा नहीं है कि वो अपने समझ में नहीं आ रहा है, नहीं, ये जानते हैं तो हम कर लेंगे और ढूंढ लेंगे। तो ऐसा कुछ आता नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हैवी गेज होते हैं, 18 गेज, 25 गेज, 22 गेज के वायर होते हैं। तो इतना जल्दी वो ब्लास्टेड नहीं होते हैं। अगर जला हुआ रहेगा तो नहीं कर पाएंगे। ज्यादातर सर्किट उसी पीसीबी में आती है जो कि इसको ड्राइव कराती है, रिले को ड्राइव कराती है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इस जगह पे जब भी देंगे 90 वोल्ट, तो इसमें 20 ऐड कर दिए तो कितना हो गया? 110। इसे भी ऐड कर दो तो यहाँ 20 20 20 20 20 25 100 हो गया, तो 90 190 वोल्ट हो गया। इसका 190 वोल्ट, अगर 90 देते हैं तो 190 वोल्ट हो गया। लेकिन इसको सेट करके लेके जाते हैं कहां पे? 390 तक। उसका एक फिक्स रहता है ना, ऐसा नहीं है, फिक्स रहता है। तो ऐसे ज्यादातर आता है अभी 390 वोल्ट, रिवर्स में आएंगे तो 90 वोल्ट। नहीं, 90 वोल्ट अगर आपके पास एसी है तो उसे बढ़ा करके 230 रखेंगे, और 390 अगर होता है तो उसे मिला करके 230 पे कर सकते हैं। वो ऐसे होता है। अगर हम मान लेते हैं जैसे यहां पे किए थे 40 वोल्ट, वैसे ही यहां पे हो गया अभी 190 वोल्ट अगर आप दिए। यहां पे कॉमन अपने जगह पे ही रहता है। ये वाली पॉइंट का इस्तेमाल करने लगते हैं आउट के लिए। जब यहां से अगर आपको आउट चाहिए तो 90 में से माइनस करते जाएंगे। तो यहां पे अगर 390 वोल्ट है, 390 वोल्ट, तो 390 वोल्ट अगर
यदि यहाँ पे है तो 390 में से माइनस करते जाइए तो आपका लूप कहाँ पे आएगा, 1 2 3 4, 80 हो गया, माइनस करते जाओ ना, करो ना, 4 वो वाला, एक यहाँ पे होगा, एक ये पहले वाले में हम इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दिए, दूसरा पॉइंट को यहाँ पे आप समझ लीजिए ये हो गया, तीसरी पॉइंट को हम फिर तो वही ना हो गया ना, एक ये होगा, 2 ये होगा, 3 ये, 4 ये, और एक इसमें से हमारा कॉमन होगा, तो कॉमन पॉइंट को हम यहाँ पे बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, ये हमारा कॉमन पॉइंट बाहर हो गया, और ये इससे हम इस्तेमाल कर लेते हैं इस वाले पॉइंट में। ये अभी नहीं है यहाँ पे, ये मैंने हटा दिया। अब AC जो है इनपुट जो देना है यहां पे कर लेते हैं, और यहां पे मैं एक 2 वे स्विच का इस्तेमाल कर लेता हूं। एक 2 वे मैंने स्विच ले लिया, एक मैंने इसका कनेक्शन इसके साथ में कर दिया, और ये चौथे पोल का कनेक्शन मैंने यहां पे कर दिया। ठीक है, और हमारी जो इनपुट लाइन है, जो AC जो हमारा ये इनपुट हो रही है, वो हमारा यहां पे इनपुट होगा लाइन। ठीक है, लाइन हम यहां पे इनपुट करेंगे, तो देखिए क्या होगा वो आप देख लीजिए यहां पे। जब हमें वोल्टेज ज्यादा चाहिए, ठीक है, वोल्टेज ज्यादा चाहिए, हमारा वोल्टेज कम है, तो उस समय यहां पे हमारा इस तरफ कर देंगे, इसे ऑन कर देंगे ऊपर की तरफ। तो उस समय क्या होगा कि ये AC कॉमन तो फिक्स है ना, कॉमन बोले तो ये हमारी आउटपुट के लिए भी कॉमन है, ये आउट है हमारा, बाहर तो नहीं हुआ ना, नहीं, तो ये हमारा आउट बाहर के लिए है, जो थोड़ा बाहर चला गया है, थोड़ा सा बाहर चला गया, आउट बाहर दिख रहा है, सिर्फ कॉमन दिख रहा है। चलो ठीक है, तो ये समझ लीजिए यहाँ पे आउट है ये, ठीक है, यहाँ पे न्यूट्रल हमारी कॉमन है। ये वाली लाइन जब हम इसको ऑन करेंगे, यानी एक तरफ कर रखेंगे, एक तरफ ये रहेगा ही, ये 2 वे स्विच है तो एक तरफ ऑन होगा, यानी एक तरफ ऑन होगा तो इस पे कनेक्ट हो जाएगा, इधर नहीं रहेगा तो इस तरफ रहेगा, ये रहेगा किसी एक ही तरफ। तो जब पावर हमारे पास कम रहेगी तो उस समय हम इसे इस तरफ कर देंगे, ऊपर की तरफ। तो ये क्या करेगा, यहां से देखिए इस तरह से ये पाथ बनेगा इसका, ये देखिए, तो इस बाइंडिंग में इंटर होगा, ये वाला यहां पे इंटर होगा, और हमारा जो रोटरी है या तो उस समय यहां पे रहे इस तरह से, अगर वोल्टेज कम है तो इस जगह पे तो ये फिक्स है, ठीक है, इसे घुमा देंगे तो ये चला जाएगा इस जगह पे, तो हम आ जाएंगे दूसरे वाले, ये देखिए तो ये प्लस हो गया, उसमें जाकर के 220 यानी 20 वोल्ट उसमें ऐड हो गया, तो 20 वोल्ट हमारा आउटपुट में बढ़ जाएगा। फिर इसको अगर और कम आपको वोल्टेज लगता है तो ये खटका और घुमाएंगे आप, एक चक्कर और थोड़ा सा अगले स्टेप पे जाएंगे, अगले स्टेप पे जाएंगे तो आप चले आओगे इस स्टेप पे, तो 20 40 वोल्ट उसमें ऐड होकर के मिलेगा, मिला। हाँ, फिर इसके बाद यदि आपको और कम लगता है तो वो इसको ये वाले पे कर लेंगे, ये तो कॉमन है, ये सेंटर पॉइंट, ये जो आउट हमने निकाला है ये इसका कॉमन है, यहां से एक कनेक्टिविटी के लिए इसका है, तो अभी इसके साथ में हो गया ये वाले पॉइंट पे, इधर से कोई आपका कंटिन्यूटी नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, यानी कोई कनेक्शन नहीं है, ये तो ओपन है ना, अभी इस तरफ है,
तो ये आपका चला है यहाँ पे, तो आप जोड़ लीजिए 20 20 20 20, ये सभी जुट जाएगा, जो आपका इनपुट वोल्टेज है उसमें जुट करके ये आउट में मिल जाएगा। कॉमन आपका ये है निगेटिव का, और ये जो आपका निकलने वाला इसका कॉमन था, ये ना समझिए कि ये कॉमन है, ठीक है। तो यहां पे आपको वोल्टेज मिल गया। यदि वोल्टेज ज्यादा हो जाता है, ज्यादा भी तो होगा ना, तो जब ज्यादा होगा तो आप इस स्विच को नीचे की तरफ कर देंगे। जब ये नीचे करेंगे तो जो आपका आउटपुट निकल रहा है सेम वही निकलता रहेगा, क्योंकि अभी यहां पे इसी पॉइंट पे ये भी है, देखो ये इसी पॉइंट पे है। तो आप इसको फिर रिवर्स में लेके जाएंगे। जब रिवर्स में लेके जाएंगे तो आपका यहां पे आप आ गए, तो मैं जैसे यहां पे बताया था कि रिवर्स में जाएंगे तो इतना माइनस हो जाएगा, तो ये वाला में इनपुट हो गया और इतना माइनस हो गया। वही चीज यहां पे देखेंगे तो अभी ये इस वाले पॉइंट पे आप आ गए यहां पे, ठीक है। तो ये अभी इतना माइनस हो जाएगा, अभी 40 वोल्ट माइनस हो गया, क्योंकि दो छेड़े हैं, एक छेड़ा मैंने छोड़ दिया है, तो ये इतना माइनस कर देगा, यानी सप्लाई आपकी जो टोटल आ रही है इनपुट उसमें से उतना माइनस कर देगा, क्योंकि आपने लूप जो है दूसरा चेंज कर लिया। अगर अभी भी ज्यादा है तो पीछे कर लीजिए, यहां पे आ जाएंगे इस जगह पे, तो आपका वोल्टेज और कम होगा। अगर लगता है कि नहीं अभी भी ज्यादा है तो यहां पे आ जाएंगे, तो आपका और वोल्टेज कम हो जाएगा, ठीक है। अब रह गई बात कि अभी ये इस्तेमाल तो होता नहीं है, तो ये सब करने के लिए कौन रिले लगती है, ये भी करने के लिए रिले लगती है। और इसको कहां से, यानी रिफरेंस कहीं से तो मिलना चाहिए ना, तो वो कहां से होता है, इसी बाइंडिंग में से एक अलग से एक बाइंडिंग बना दी जाती है, जो कि रिले को ड्राइव करने के लिए सर्किट को सप्लाई देने के लिए इसी में से बाइंडिंग कर दी जाती है। वो बाइंडिंग कितना भी आप इधर उधर करेंगे, वो उस रेफरेंस को पकड़ के बैठती है कि हमारे में इतना वोल्टेज होना चाहिए। अगर वोल्टेज कम होगा तो वो एक रिले को ऑन करेगी। अभी रिले में क्या होता है, नहीं रिले की मैं अभी बात नहीं करूंगा, ये इसको यहीं पे छोड़ेंगे, ठीक है। इसको कवर कर लेते हैं। प्रभु जी ये नहीं छूटत बा ये हमारा बोर्ड थोड़ा डायनामिक है और ये चेंज नहीं हो रहा है। देखते हैं कब तक इस तरह से करते हैं, आएगा वक्त, आएगा वक्त आएगा। ये एक ट्रांसफार्मर ये भी है, ठीक है। ये आ रहा है उसमें, हाँ आ रहा है। यह भी एक ट्रांसफार्मर है जिसे हम ड्रीमर बोलते हैं। ऑटोमेटिक में भी इस्तेमाल होता है, या फिर हम अपने हिसाब अपने मन मुताबिक जो है ड्रीमर को कम या ज्यादा करते हैं। ये कैसे वर्क करता है इसे भी जान लेते हैं। तो एक इसको बनाना आसान भी है, आप चाहे तो बना भी सकते हैं, क्योंकि थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसके अंदर भी पोल होती है, इसके अंदर ये पोल होती है, इसके अंदर एक आप ये मान लीजिए कि बिल्कुल स्पार्क यानी एक पत्ती रहेगी इस तरह से। अब कितनी बड़ी पत्ती हो सकती है, मतलब ब्लेड सपाट बिल्कुल, और उसको राउंड राउंड आपको करते जाना है, राउंड राउंड करते जाना है। एक सर्कल बनाएंगे, इसको जब ये फोल्ड करते जाएंगे, जितना बड़ा आपको एरिया चाहिए उतने एरिया में आप करेंगे। तो संभव नहीं है कि कर पाएंगे, क्योंकि इसको ढूंढने कहाँ जाएंगे। हाँ, लेकिन आज के बाद ये चीज दिखेगा तो आप छोड़ोगे नहीं कहीं पे। कहीं पे आने बोले तो स्क्रैप की दुकानों पे अगर मिलेगा तो आप तो उठा ही लाओगे, मुझे पक्का मालूम है। और मिलता है, स्क्रैप में बहुत कुछ मिलता है। उनके लिए वो सिर्फ लोखंड और कांपर रहेगा, आपके लिए वो चीज अलग होती है। हाँ अलग के लिए रहेगा। तो देखिए
यहाँ पे क्या होगा कि जब इसको आप ज्यादा समय तक यानी ज्यादा टर्न्स लगा देंगे तो स्वाभाविक है कि ये इस शेप में हो जाएगा, ये शेप में होते जाएगा ना, इस शेप में। इसके अंदर एयर गैप नहीं होना चाहिए। एयर गैप बोले तो इस जगह नहीं बचना चाहिए, नहीं तो ये बचेगा, भन 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 की एक आवाज आएगी। जो 50 हर्ट्ज की जो साउंड होती है वो निकलती है। ट्रांसफार्मर से भी आपने सुना होगा करके आवाज आती है, वो 50 हर्ट्ज की होती है। जब गैप रहता है ना इसके अंदर, एयर गैप बोले तो आपने एक पत्ती लगाया दूसरे के बीच में ऐसे रहेगी तो भनभनाती है वही पत्ती, ठीक है। तो उसमें कंपन होगा ना, कंपन होगा, क्योंकि 50 हर्ट्ज है, कभी दाएं कभी बाएं कभी दाएं कभी बाएं, वो कंटिन्यू चलते रहेगा तो उसकी आवाज आती है। ये हो गया आपका। फिर इसमें जो है वायर को टर्न्स करते हैं, ऐसे ऐसे लगाते हैं। तो जब ये इसको बराबर एकदम बिल्कुल एक के पीछे एक बिल्कुल ऐसे, ये समझ लीजिए कि बिल्कुल चिपक के ऐसे, ऐसे चिपक के, ये उंगलियां आप वायर समझ लीजिए, तो बिल्कुल ऐसे हो जाएगा और ये इंसुलेटेड होती है ना। तो वही चीज यहां पे मैंने कर दिया है। अब ये पूरा जब ये एकदम फिक्स लग जाएगा तो फिर ऊपर से घस देंगे, इसको एकदम क्लीन कर देते हैं ऊपर से ऐसे, ताकि इसके ऊपर का जो आइसोलेट करने के लिए जो इंसुलेशन होता है वो हट जाएगा। हट जाने के बाद इसकी अभी 2 वाइंडिंग तो होगी, एक 2 वायर तो निकलेंगे, एक यहां से और एक यहां से, ठीक है। यहां पे एक रोटरी सिस्टम लगता है और उसमें क्या होगा कि इस तरह से एक कार्बन की गरारी होती है, कार्बन, और ये जो है इस्पात यानी पीतल हो सकता है, कॉपर हो सकता है, किसी चीज से होगा ऐसे, मतलब स्प्रिंग टाइप का आप समझ सकते हैं। और इसमें जो है एक शाफ्ट ये इसमें फिक्स रहेगा, इसके ऊपर ला करके इसे कस देते हैं। लेकिन यहां से ये जो रहेगा, ये वाला पार्ट, ये जो दिख रहा है, ये पार्ट जो है कुचालक रहेगा, इसके अंदर से पावर नहीं होगी। प्लास्टिक का हो सकता है, फाइबर का हो सकता है, तो इसमें कनेक्ट रहेगा। और यहां से एक वायर ऐसे निकाल लेते हैं, यहां से कनेक्ट कर देते हैं। तो अभी वो इसके ऊपर हो गया, तो तीसरा वायर हमारा ये निकल गया, तो इस तीसरे वायर को मैं यहां पे कर दिया, ठीक है। ये समझ लीजिए आउट वाला है। फिर यही वाली बात आ गई, यहां भी वही चीज लगता है। कैसे? इसके अब अंदर आप 230 वोल्ट आपने दे दिया। अब इसमें कोई एक कॉमन बना लेते हैं, तो हमारा कॉमन ये हो गया। एक वायर आप यहां से ले लीजिए और दूसरा वायर इसे ले लेते हैं, ये वाला आपने 230 वोल्ट इसके अंदर इनपुट दिया है। आप यदि यहां पे हैं, इस जगह पे, ये बीच में खाली है, ये मान लीजिए, क्योंकि ये देखिए यहां से ये स्टार्ट हुआ, इसका छोर यहां से स्टार्ट है, ये मान लीजिए इसका छोर यहां से स्टार्ट है, ठीक है। तो आप यदि यहां पे रहेंगे तो जो वोल्टेज आपने इनपुट दिया है वही वोल्टेज आपको आउटपुट में मिलेगा, यानी इस जगह पे। हम इसे आउट कर देते हैं, आउट, ये आउटपुट हो गया हमारा। तो यहां पे जब भी आपने 230 वोल्ट यहां पे दिया है, तो इस जगह पे आपको 230 वोल्ट यदि आप यहां पे हैं तो मिलेगा इस जगह पे। लेकिन जैसे जैसे आप ये ऐसे रिवर्स आते जाएंगे, यहां से अगर 50% पे रहेंगे तो आपको यहां पे 230 के बजाय 115 वोल्ट मिलेंगे यहां पे सेंटर पे।
ये कंसेप्ट कुछ वैसे ही यहाँ पे आपको दिखाई देगा जो रेजिस्टेंस में होता है। रेजिस्टेंस का जब भी डिवाइडर बनाते हैं, लेकिन ये अलग रहता है। समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ये मैं कमेंट करने लगना कि रेजिस्टेंस कहाँ और कहाँ इंडक्टर। तो अगर देखें तो दोनों एक ही तरह से हैं, फर्क यही है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे अगर आप हैं तो 50% यानी 115 वोल्ट के करीब आपको मिलेगा, यानी इसका हाफ करेंगे तो 115 ही होता है ना। इधर आप जाते जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे तो बिल्कुल 0 वोल्ट मिलेगा। तो इसलिए वैरिएक में 0 वोल्ट से लेकर के जो सप्लाई आप दिए हैं उतना वोल्टेज तक मिलता है, लेकिन कहीं कहीं पे ये ज्यादा भी मिलता है। तो वो कैसे मिलता है वो आप समझ लीजिए। ये जो अभी बाइंडिंग आपको ये दिख रही है, यहां भी आपको एक बाइंडिंग मिलेगी, यहां भी। तो यहां पे आपका एक्स्ट्रा रहेगा, ये वाला हिस्सा जो है एक्स्ट्रा रहेगा। अगर हम मान लेते हैं कि ये एक्स्ट्रा है तो ज्यादा वोल्टेज कब मिलेगा, यहां पे 230 वोल्ट है तो इस जगह पे आप देंगे तो यहां तक आएंगे तो जो आपका इनपुट है वही मिलेगा। एकदम सेम वही चीज है, कोई बदला नहीं है। तो यहां पे देंगे तो जो इनपुट आपने दिया, अगर यहां पे इनपुट दिए हैं तो जो इनपुट हमने दिया वो यहां तक तो मिलेगा, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो ये इनपुट में प्लस ये बढ़ते जाएगा। हमने यदि यहां पे और यहां पे इनपुट दिया है तो इस तरफ आएंगे तो बढ़ जाएगा यहां पे। ठीक वही चीज यहां भी है, तो कुछ बदलता नहीं है, जैसे उसमें था वही यहां भी है, वही यहां भी है। अब रह गई बात इसे ऑटोमेटिक करने की, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक करने के लिए होता क्या है कि इसके अंदर लग जाती है मोटर, ठीक है। उस मोटर को प्लस और माइनस सप्लाई जब देते हैं, डीसी मोटर होती है, तो प्लस देंगे तो राइट साइड में चले या लेफ्ट साइड में चले, कोई एक साइड में ही तो चलेगी। लेकिन जब इसकी पोलैरिटी चेंज कर देंगे तो वो भी चेंज कर देगा। पहले अगर जो वो चल रहा था इस दिशा में, ठीक है, क्लॉकवाइज, तो बाद में वो जब चेंज कर देंगे तो एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका जो है रेफरेंस सेट किया जाता है। जो हमारा आउटपुट हम उसको सेट कर देंगे, एक सर्किट बनाई जाती है। उस सर्किट को हम भी बना सकते हैं, उस सर्किट को आप भी बनाएंगे। उस सर्किट के जरिए आप जहां चाहें वहां लगा सकते हैं। जैसे अभी कंपैरेटर किस काम आता है, ये थोड़ा ये मत देखिए, मेन चीज क्या है कि बहुत से लोग आप आगे जो इन्वर्टर की सर्किट पे जाना चाहते हैं अचानक, तो उनको तो ये लगेगा कि हाँ ये से समझ में आ रहा है। जो बिल्कुल जीरो लेवल पे है उनकी मैं बात कर रहा हूं कि उनके लिए तो ये थोड़ा कठिन लगेगा। तो कंपैरेटर जैसे है, कंपैरेटर की बात करूंगा तो उनको नहीं समझ में आएगा क्योंकि उन्होंने पीसीबी कभी देखा ही नहीं है। तो इसलिए मैं इस हिसाब से चल रहा हूं। लेकिन हाँ इतना मैं जानता हूं कि ये सब पूरा होते होते वो पीसीबी को भी जानने लगेंगे, पहचानने लगेंगे और करने लगेंगे। कंपोनेंट मैंने नहीं दिखाया है और कंपोनेंट टेबल पे ही हो पाएगा। और जब टेबल पे आएंगे तो आपका भी मन लगने लगेगा। अभी तो लगेगा कि ये चीज कुछ हवा में जा रही है। तो ये चीज याद रखेंगे। वैसे भी जब मैं पीसीबी चालू करूंगा तो फिर मैं एक एक करके, जब भी बात आएगी तो यहाँ पे आपको बताते चलूंगा एक एक करके। मेरा काम ही रहेगा, आपका काम रहेगा देखना। वीडियो आधे घंटे की बने, 1 घंटे की बने, 4 घंटे की बने, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जितना पूरा स्लिप करके बैठते हैं और 5 मिनट में रील्स और शॉर्ट देख करके टाइम बर्बाद करते हैं, तो एक बार मेरी भी बकवास सुन लिया करिए। मेरी बकवास शायद कुछ काम आ जाए। तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे जैसे काम किया वैसे ही यहाँ पे भी काम किया। अब रह गई बात जो मोटर को रिवर्स और फॉरवर्ड चलाने के लिए तो जो कंपैरेटर होते हैं जानते हैं कि कंपेयर करता है, वैसे ही आईसी भी आती हैं जिससे आउटपुट निकाला जाता है। उसमें क्या होता है कि अगर जो दो कंपैरेटर हमने यूज कर लिया तो अगर जो दोनों पे सेम वोल्टेज होगा तो दोनों की पोलैरिटी बराबर रहेगी। लेकिन जैसे ही अगर एक का ज्यादा वोल्टेज होगा एक का कम होगा
तो तुरंत जो है Change सप्लाई कर देगी। चेंज हो जाएगी। ठीक वही कंसेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और उसको फिक्स कर देते हैं कि 230 वोल्ट पे हमें चाहिए, तो 230 पे उसको 0 कर देंगे। अगर जो सप्लाई आपकी कम हुई तो इससे सप्लाई भी कम मिलेगी, जब इसे कम मिलेगी तो ये प्लस एक माइनस में होगा, तो बस वही कंसेप्ट है। अब वो कम हुई तो क्लॉकवाइज जाने लगी, अगर जो ज्यादा हुई तो एंटी क्लॉक, वो 0 पे ही अपने आप को रखेगी। कुछ भी होगा, जैसे तराजू का पलड़ा है, अगर ये भारी हुआ तो इसमें से कुछ निकाल लो, वही काम वो कर दिए, रिवर्स करके अपने को एडजस्ट करेगी, फॉरवर्ड करके करेगी। तो इस तरह से काम करता है बैरियर का। ऑटोमेटिक के लिए वैसे तो नॉर्मली हाथ से घुमा के करते हैं, वो भी बैरियर आपको दिखा दूंगा और उस पे प्रैक्टिकल जो होगा वो भी करके दिखाऊंगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। बटन दबाइए।